नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 10 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 19वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के भी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विकास होगा वो अलग अलग गति से होगा। आप देखते होंगे कि किसी की शारीरिक गति के विकास का दर जो है वो ज़्यादा होता है, यानी उनकी लंबाई जल्दी जल्दी बढ़ती है, और किसी की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है, यानी उनके लिए विकास अलग हो रहा है, शारीरिक विकास। यही तो बोला जा रहा है कि विकास की जो गति है, विकास होने की जो गति है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, यानी कि व्यक्तिगत होती है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा विकल्प दिया गया है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिनका शरीर स्वस्थ है उनका ही मानसिक विकास भी तेजी से होता है और मानसिक विकास अच्छे से होता है। जिनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां से उनका शरीर ग्रसित है तो निश्चित तौर पर उनका मानसिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और दुखी होना वो क्या है? संवेग ही तो है, आपके इमोशंस ही तो हैं। यानी सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यही बात तो कह रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। क्रम से होने का मतलब कि पहले शैशवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा और अंत में किशोरावस्था आएगा। यानी कि शैशवावस्था के तुरंत बाद किशोरावस्था की प्रॉपर्टीज विकास में नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि यह क्रम डिसाइडेड है कि पहले शैशवावस्था, उसके बाद से बाल्यावस्था के ही जो लक्षण है वो दिखाई देंगे विकास के क्रम में। ये क्रम पहले से डिसाइड है, क्रमबद्ध है। इस वजह से ये भी हमारा विकल्प पॉजिटिव हो गया, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। देखिए, अगर केवल वर्ड आपने देख लिया, अब आपको विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये विकल्प को निगेटिव कर देता है। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये सभी जो शब्द हैं वो हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है और इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। एक बार पहले इसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। एक उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, एक उत्तम किस्म का बीज जिसमें उसके पहले पेड़ के जो आनुवांशिकता के गुण हैं वो अच्छे आ चुके हैं बीज में, ठीक है, आनुवांशिकता बहुत अच्छी है, लेकिन उस बीज को बोया गया और उस वर्ष बारिश नहीं हुई। बारिश क्या है? वातावरण है। यानी कि बारिश ना होने की वजह से उस साल कितना ही अच्छा बीज क्यों ना हो, वो फसल अच्छा पैदावार नहीं देगा। यानी कि जितना आनुवांशिकता इंपॉर्टेंट है उतना ही वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, इस वजह से ये निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था इस वजह से विकल्प नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? भाषा अर्जन यानी कि अपने वातावरण में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो माता पिता के द्वारा या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा भाषा बोली जा रही है, हूबहू उसका अनुकरण करते करते बच्चे जो भाषा सीख जाते हैं उसे हम लोग भाषा का अर्जन कहते हैं। प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था इस भाषा को सीखने के लिए संवेदनशील होती है? चलिए विकल्पों पर ध्यान देते हैं। पहला कहा जा रहा है कि जन्म पूर्व अवस्था, यानी बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं है तो वो भाषा अर्जित कैसे करेगा? तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। जन्म पूर्व कैसे कोई भाषा सीख सकता है? तो ये विकल्प हो ही नहीं सकता। तीसरा देखिए, किशोरावस्था बोला जा रहा है। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष माना जाता है। क्या 12 वर्ष तक कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि भाषा सीखा ही ना हो? तो ये विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले ही बच्चे जो हैं वो भाषा को सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। वयस्क अवस्था यानी एडल्ट हुड की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो आयु मानी जाती है, देखिए, शैशवावस्था की 0 से 2 साल और उसके ऊपर यानी कि 2 से लेकर लगभग 6 साल की जो आयु होती है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो एज होता है 2 से 6 साल का, इसमें ही बच्चे
अपने आस पड़ोस के लोगों के या फिर अपने परिवार के सदस्यों के लोगों का भाषा का अर्जन करते हैं, उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और धीरे धीरे वर्णों को पहले बार बार बबलाना शुरू करते हैं और उसके बाद से उसका अनुकरण करते करते शब्दों को सीख लेते हैं और उसके बाद से छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाते हैं। तो ये किस अवस्था में होता है? ये बाल्यावस्था में होता है और यही वो अवस्था है जो कि संवेदनशील है भाषा अर्जन के संदर्भ में। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या और क्या बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं? द्वितीयक कारक हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। परिवार पहले विकल्प में दिया गया, परिवार तो प्राथमिक कारक होता है तो उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अभिभावक दिया गया, अभिभावक यानी कि माता पिता की बात की जा रही है तो वो भी परिवार के सदस्य हैं, इस वजह से ये प्राथमिक कारक है ना कि द्वितीय, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, परिवार की फिर से बात की गई है तो ये प्राथमिक कारक है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 स्कूल और धर्म। स्कूल और जो धर्म है वो द्वितीयक कारक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ध्यान से समझिएगा, संरक्षण होता क्या है। तो बेसिकली किसी फिगर में या फिर किसी भी ज्यामिति चित्र में अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो मूल बिंदु से आगे बढ़ जाने के बाद से अगर परिवर्तन को हटा करके बच्चा पहली अवस्था में पहुंच जाता है तो इसे हम लोग संरक्षण कहते हैं, और अगर पहली अवस्था में नहीं पहुंच पाता तो इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए यहां पर मैंने एक त्रिभुज का चित्र बनाया, ठीक है। बच्चे से पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो वो बोलेगा कि इसमें एक त्रिभुज है। अब अगर बच्चे यहां पर मैं इसको बढ़ा दूं और इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, अब अगर बच्चे से पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो वो बोलेगा इसमें 2 त्रिभुज है, पहला ये और पहला 2। अब अगर पहले बच्चे से पूछा जाए कि इसमें पहले वाला त्रिभुज कहाँ गया तो वो नहीं समझ पाएगा कि पहले वाला त्रिभुज कहाँ गया है। अगर वो नहीं समझ पाता है तो इसे संरक्षण का अभाव बोलते हैं। और अगर वो ये रेखा और ये रेखा को हटा दे, जैसे देखिए मैं हटा रहा हूं, तो अगर हटा करके वो पहले वाले इमेज पर पहुंच जाता है तो इसे हम लोग संरक्षण कहते हैं। अगर देखिए यही मैं बोल रहा हूं कि ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु से आगे निकल जाने के बाद से पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आना ही संरक्षण कहलाता है, ठीक है। ये हो गया संरक्षण। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए ये जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। यहां पर देख लीजिए, ये कंफर्म बोला जा रहा है कि अवस्था के बच्चे कर पाते हैं यानी संरक्षण कर पाते हैं। हालांकि ये प्रारंभ तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो इसका परिपक्व होना होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। चूंकि प्रश्न में हमसे ये कंफर्म पूछा गया कि किस अवस्था के बच्चे संरक्षण कर पाते हैं, इसलिए ये परिपक्वता की बात कर रहा है, इस वजह से यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता है तो भी आप एज ग्रुप के हिसाब से अपना उत्तर निकाल सकते थे। जैसे कि देखिए, संवेदीय पेशी या फिर संवेदी गामा का जो एज ग्रुप उन्होंने बताया था 0 से 2 साल, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बताया था 2 से 7 साल, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 7 से 11 साल, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 11 से 16 साल या फिर 11+ आप मान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप देखिए, क्या संवेदी पेशीय अवस्था यानी 0 से 2 साल का बच्चा त्रिभुज और आकृतियों को समझ पाता है? नहीं समझ पाता है, तो ये तो इसमें संरक्षण करने का तो सवाल उत्पन्न हो ही नहीं रहा, ये तो विकल्प ही गलत हो गया। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है 2 से 7 साल, मतलब कि 2 साल का भी बच्चा और 7 साल का भी बच्चा, और इनके बीच में जो बच्चा है क्या वो संरक्षण कर पाएगा, इमेजेस को देख करके समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। प्रैक्टिकली 2 साल का बच्चा तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली समझ नहीं पाएगा, इस वजह से ये विकल्प हमारा होगा ही नहीं। चौथा देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 16 साल है, तो क्या 11 साल का बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है? बिल्कुल कर पाता है, लेकिन ये बहुत उससे भी आगे निकल चुका है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये पूछा जा रहा है कि किस अवस्था के बच्चे जो है वो कर पाते हैं, यानी कि कंफर्म कहाँ पे हो जाता है, तो कंफर्म यहीं पे हो जाता है। इसके आगे की ये स्टेज थी, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कंफर्म तो इसी स्टेज में हो जा रहा है। अब 7 साल के बच्चे को आप त्रिभुज दिखाएंगे तो वो कंफर्म समझ जाएगा कि ये त्रिभुज है, और इसके बाद से ये करेंगे और ये करेंगे तो वो जान जाएगा कि अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो हमें पहले वाली त्रिभुज मिल जाएगी। तो ये 7 साल से 11 साल वाला बच्चा जो है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, वो ही संरक्षण की अवस्था में है और वो संरक्षण कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अभी हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था, इनका जो एज ग्रुप होता है वो 7 से 11 साल होता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है वर्गीकरण के मौके देना। वर्गीकरण यानी कि
कोई वस्तु अगर दी गई है तो वस्तु के गुण धर्म के आधार पर उनको अलग अलग बांटने की बात की जा रही है। तो ये 7 साल से 11 साल का बच्चा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े दिए गए हैं और अगर उनसे बोला जाए कि बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करिए, तो लड़का 7 साल का लड़का बिल्कुल बता लेगा कि कौन बड़ा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, यानी कि वो वर्गीकरण कर लेता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा इस एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि क्रमित करने के कार्य देना। क्रमित यानी कि क्रम से व्यवस्थित करना। जैसे कि मान लीजिए यहीं लकड़ी की डंडी थी, तो इसको क्रम से व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो ये भी कर लेगा 7 साल से 11 साल का बच्चा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, मूर्त संसाधन देना। अब जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो जाहिर सी बात है मूर्त चीजों को देख करके उसके बारे में चिंतन करना बच्चा 7 से 11 साल की अवस्था में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। अब अमूर्तता के बारे में या फिर अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जो कि इसके अगले स्टेज यानी अंतिम स्टेज में आता है, जो कि 11 से 16 साल की आयु के बीच में होता है। और चूंकि बच्चा अभी 11 साल से कम है, इस वजह से अमूर्त चीजों के बारे में वो चिंतन नहीं कर पाएगा। और चूंकि ये निगेटिव सेंस में है और हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चे अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल आपके सीटेट का पेपर है, तो आप क्या करते हैं कि कल पेपर है तो आज रात को आप एडमिट कार्ड और इसके अलावा एक वैलिड आईडी प्रूफ और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि ये जरूरी पड़ सकती है, कुछ पैसे, ये सब आप रख लेते हैं। वो चीज़ें आप मन में सोच रहे होते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आप इकट्ठा कर रहे होते हैं। यानी कि जो काम आप कल करने वाले हैं उसकी योजना आज बना करके और वो सभी चीज़ों को इकट्ठा कर रहता है। यही बच्चे भी करते हैं, अपने कार्यों की वो योजना बना रहे हैं। जो कुछ भी वो मतलब खेलते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को वो मन में दोहरा रहे होते हैं। देखिए, आप सक्षम है कि मन में ही चिंतन कर सकते हैं बिना बोले, लेकिन जो बालक है, जो 4 से 5 साल का बालक है, वो इतना सक्षम नहीं होता है कि बिना बोले अपने मन में इन प्रकार की चिंतन को कर पाए। इसलिए जो कुछ भी वो मन में सोच रहा होता है उसे वो बोल देता है, और इसे ही लेव वाइगोत्स्की ने अपने कार्यों की योजना बनाना बोला था। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है, उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है। आत्मकेंद्रिता शब्द जो है वो जीन पियाजे का है, इसलिए ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। तो बाधा बिल्कुल भी नहीं डालती, बल्कि उनको मदद करती है। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालती है। तो यह भी विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करती है। यानी कि अपने कार्यों की योजना बनाना, प्लानिंग से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ध्यान से समझिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द का यूज किया गया है। ये शब्द लेव वाइगोत्स्की के शब्द है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। तो बाकी आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लेव वाइगोत्स्की आपको पहले विकल्प में दिख रहा है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है? ध्यान से समझिएगा, यह बोला जा रहा है कि केवल समाज ही ये तय कर पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिकता क्या है, ये समाज तय करेगा। तो ये किस अवस्था में होता है, हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय दंड की वजह से उसमें नैतिकता आती है। ये उस समय का है। उस समय जैसे मान लीजिए बच्चे, अगर आपके घर में 2-3 बच्चे होंगे और आपने 10 टॉफी लाया और बोला कि आप 2 टॉफी ले लीजिए, बाकी अपने छोटे भाई को दे दीजिए, तो वो नहीं देगा। उसे ये लगता है कि सारी टॉफी मेरे लिए है। लेकिन जब आप उसको डांटते हैं और जब उसे ये एहसास होने लगता है कि अब मेरी पिटाई हो सकती है, तो उस दंड की वजह से उसमें नैतिकता जन्म लेगी और वो कुछ टॉफी निकाल करके अपने छोटे भाई को देता है। यानी नैतिकता क्यों आई? क्योंकि दंड के डर की वजह से उसने आज्ञा पालन किया। तो ये बहुत छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, ये इसमें केवल दंड और आज्ञा पालन होता है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि समाज ही तय कर सकता है। ये इस एज ग्रुप में, इस अवस्था के बालक में ये समाज वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास।
अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास ये कहता है कि समाज में जो लोग स्वीकृति पा चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जब रिजल्ट घोषित हो रहा होगा, जब छोटे रहे होंगे तो आपके मोहल्ले में हम उम्र बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, अगर आपका नंबर किसी से कम आ गया तो आपके अभिभावक, आपके माता पिता जरूर ये उदाहरण देते होंगे, देखो उनका लड़का कितना अच्छा पढ़ाई करता था, वो फर्स्ट आया और तुम इतने कम नंबर लाए हो। तो ये क्या होता है कि हमारे अंदर उस एज ग्रुप में ये मानसिकता बैठ जाती है कि जो अधिक नंबर लाया लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, समाज में उसकी इज्जत है और उसी की तरह हम भी बनेंगे, यानी कि जो समाज के द्वारा स्वीकृति पा चुका है उसी का हम लोग अनुसरण करने लगते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो समझ जाता है कि समाज में अगर कुरीति है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसमें समाज ही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और चौथे विकल्प में व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि अपने हिसाब से समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या नैतिकता में बदलाव किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम विन्यास व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए, समाज में जब बाल विवाह प्रथा चल रही थी तो बहुत सालों तक बाल विवाह प्रथा चल रही थी, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि समाज ने जो कानून बना दिया, समाज ने जो नियम बना दिया है बाल विवाह का, वो समाज ही तय कर सकता है कि नैतिकता क्या हो सकती है। यही प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यह तर्क किस स्तर पर होता है? तो यह तर्क अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास पर होता है। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? तार्किक और गणितीय बुद्धि की बात की गई है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने और सामर्थ्य व संवेदनशीलता। तो मानव के अस्तित्व पर यानी कि सत्य की खोज की बात की जा रही है, तो ये गणितीय तार्किक बुद्धि से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ध्वनि और ताल से के प्रति संवेदनशीलता। तो ध्वनि और ताल यानी संगीतीय बुद्धि की बात की जा रही है, तार्किक गणितीय बुद्धि की बात नहीं की जा रही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्थानों के पैटर्न को पहचानने और फेरबदल करने की क्षमता। तो ये भी स्थानिक बुद्धि है, ठीक है, यानी स्थानों से जुड़ा हुआ बुद्धि है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। इसी में तर्क आएगा और ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है? ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव सेंस में प्रश्न है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, केवल वर्ड आ गया, अब आपको आगे सोचना ही नहीं है, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये सभी वर्ड निगेटिव हैं और जो पूरे विकल्प को ही निगेटिव करा देते हैं। यहां पर प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये कंफर्म है कि जहां पर भी अगर आपको केवल दिख गया वो विकल्प कभी भी सही हो ही नहीं सकता। ये विकल्प निगेटिव हो गया। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये विकल्प कह क्या रहा है। कहा जा रहा है कि केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। अगर ऐसा रहता तो फिर विद्यालय होते ही नहीं, शिक्षक होते ही नहीं। केवल अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाले हैं, केवल वही अपनी जिम्मेदारी निभाते और अधिगम हो जाता। ऐसा नहीं है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसमें जो टीचर है वो उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। और ये विकल्प कह रहा था कि उसकी कोई भूमिका नहीं है, इस वजह से विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है, यानी कि जो अधिगम होता है, जो बच्चे सीखते हैं वो निष्क्रिय होकर के सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों और बाल केंद्रित शिक्षा ये मानता है कि बच्चे सक्रिय होकर के भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। तो ये निष्क्रिय वर्ड निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। एक तरफा प्रसारण यानी कि वन वे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, जैसे कि केवल टीचर बच्चों से बात कर रहा है, बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय बैठे हुए हैं, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो ये उच्च कक्षाओं में संभव था, जहां पर लेक्चर देकर के कक्षा में टीचर चले जाते हैं, लेकिन यहां पर बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं, 1 से 5 की कक्षा के हैं। यहां पर बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे और स्वयं करके ही सीखेंगे। तो यहां पर बच्चों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कम्युनिकेशन हो भी रहा होगा तो वो टू वे होना चाहिए, यानी कि टीचर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे भी अपना प्रश्न टीचर से पूछ सकते हैं। जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तभी बच्चे उसमें सहभागिता दिखा पाएंगे और ये जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो चूंकि ये वन वे कम्युनिकेशन की बात कर रहा था,
एक तरफा बात कर रहा था, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे और संरचनावाद या फिर प्रगतिशील कक्षा एक ही कक्षा है। इसके अंतर्गत बच्चे उन्होंने बताया था कि इंटरेक्शन अंतःक्रिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही अपने ज्ञान की रचना करते हैं समाज में। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में एक कथन और एक तर्क दिया गया है और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प चुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, यानी कि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है उसकी तरफ फोकस किया गया है और कहा जा रहा है कि गणित को लड़कियां कम पढ़ती हैं और इसलिए एज ए टीचर आपको उससे कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। देखिए ये आनुवांशिकता केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि आनुवांशिकता अगर कुछ होती भी है गणित से संबंधित, तो फिर उसको वातावरण के माध्यम से ठीक किया जा सकता था। अगर अच्छे माहौल में उसको गणित पढ़ाया जाता तो वो गणित पढ़ भी सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आनुवांशिक क्षमता, जैसे मान लीजिए कि कोई माता पिता अनपढ़ हैं, जो कि नहीं पढ़े हैं, बचपन में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके बच्चे भी गणित नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं शिक्षा विभाग में। तो ये आनुवांशिक क्षमता नहीं है कि अगर माता पिता को गणित नहीं आ रही थी तो उनके बच्चों को भी गणित नहीं आएगी। तो ये निगेटिव है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि दोनों इसका गलत है, यानी ए और आर दोनों गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो बोला जा रहा है कि भाषा के संदर्भ में, देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। यह विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को उसके मातृभाषा में सिखाना है। अब मान लीजिए साउथ का कोई प्राथमिक विद्यालय है, तो वहां पर वहां की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम में से जो भी होगी उसमें पढ़ाया जाएगा, ना कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि ये संकुचित था केवल उन्हीं राज्यों के लिए जहां पर हिंदी बोला जाता है। वहां पर तो निर्देश का माध्यम हिंदी हो सकता है, लेकिन जहां पर निर्देश का माध्यम मतलब मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहां पर निर्देश का माध्यम वहां की मातृभाषा होगी, वहां का मदर टंग होगा, ना कि हिंदी होगा। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, तो फिर भी यह संकुचित हो गया इस वजह से क्योंकि मातृभाषा कहा गया है, ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी कहा गया है। तो जो भी वहां की मातृभाषा होगी उसमें निर्देश का माध्यम होना चाहिए, तो यह भी विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, एक भाषावाद की बात की गई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं तक त्रिभाषा के कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के लिए कहा है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हम लोग द्विभाषिक हमारा शिक्षा पद्धति है, जिसमें एक मातृभाषा और एक आंग्ल भाषा, जिसे आप अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, वो पढ़ाया जाता है। और अब एक तीसरा फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करता है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लास में कक्षा 11वीं और 12वीं में जापानीज, चाइनीज, इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से कोई भी एक विदेशी लैंग्वेज आपको भविष्य में पढ़ाया जा सकता है। तो ये एक भाषावाद नहीं है बल्कि त्रिभाषावाद है, इस वजह से ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए बहुभाष्यता। बहुभाष्यता का मतलब क्या होता है कि देखिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों जो बहुभाषिकता है उसको एक संसाधन के तौर पर देखते हैं। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि एक विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। तो उनको उनकी मातृभाषा में ही अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, अपने आप को कक्षा में अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वह अपनी मातृभाषा से आगे बढ़ करके जो विद्यालय के निर्देश की भाषा है उसके संपर्क में आएंगे और उसको धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये होता है बहुभाषिकता या फिर बहुभाष्यता। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी चैप्टर बच्चे को बताया गया, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसकी समस्याओं की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। देखिए यहां पर दो निगेटिव वर्ड हैं, पहला असफलता और दूसरा डर। मतलब कि अगर बच्चे में ये डर बैठ जाए कि हम
फेल हो जाएंगे या फिर असफल हो जाएंगे तो वो कोई काम करेगा ही नहीं। उस अगर किसी भी गतिविधि में उसको ये एहसास हो जाए कि मैं असफल हो सकता हूं तो वो कोई भी गतिविधि नहीं करेगा। बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, असफल हो या फिर सफल हो, कम से कम वो फ्री होके अपने हिसाब से कार्य तो करे। तो ये पहला असफलता निगेटिव वर्ड था। और दूसरा डर। देखिए जब भी बच्चे में डर का इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा तो ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगी, और संवेगात्मक विकास जो है अगर सही से डेवलप नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर उसके अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। इस वजह से डर और असफलता दोनों निगेटिव वर्ड है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। अब देखिए ये भी शर्मिंदा करना, ये भी निगेटिव वर्ड है, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो ये जरूरी नहीं है कि केवल इसमें बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि एज ए टीचर आपने सही विधि का प्रयोग ना किया हो सकता है कि जो उसकी कुछ समस्याएं रही हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम रहा हो और उसके हिसाब से जो उसकी आवश्यकता थी उस पर फोकस ना किया गया हो, गलत शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया हो जिसकी वजह से वो असफल रहा हो और बेवजह उसको शर्मिंदा किया जा रहा है। तो एक तो वो असफल हुआ है, वो पहले से ही हीन भावना का शिकार है कि मैं असफल हो गया हूं, और ऊपर से आप शर्मिंदा करेंगे तो वो और ज्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया गया है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है जैसे कि श्रवण बाधित या फिर दृष्टि बाधित, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा हो सकता है जैसे कि डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, इस प्रकार की जो विकार होते हैं। इसके अलावा कोई बहुत अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है और कोई बहुत अधिक कमजोर हो सकता है। तो जब बहुत कमजोर बच्चे का बहुत प्रतिभाशाली से तुलना करेंगे तो इससे भी हीन भावना का शिकार बच्चा होगा और उसको भी एक तरीके से निगेटिविटी उसके मन में आएगी कि एक तो बच्चा सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ऊपर से आप उसको और ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत प्रतिभाशाली बच्चे की तुलना करके। देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जरूर होनी चाहिए, लेकिन बच्चे का खुद से होना चाहिए कि कल उसने कहाँ तक सीखा था और आज उसके कंपैरिजन में बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ है। कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जिसमें जो कमजोर बच्चा है वो हमेशा हीन भावना का ही शिकार होगा और उसका अधिगम प्रभावित होगा। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। अब देखिए अधिगमकर्ताओं को अगर कोई समस्या होगी, मतलब कोई शिक्षण विधि की वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं या फिर उनकी आवश्यकता क्या है, जैसे कि कोई दृष्टि बाधित है या फिर श्रवण बाधित है, तो उनके लिए श्रवण बाधित के लिए जाहिर सी बात है विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता होगी या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की आवश्यकता होगी, और जो दृष्टि बाधित है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उनको सीखने में मदद करने के तरीके खोजना, यानी कि किस तरीके से बच्चा सीख सकता है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है, उस समस्या को पहचान करके उस समस्या को हैंडल करके बच्चे की मदद करना ताकि वो अधिगम ठीक तरीके से कर पाए। ये होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। समालोचनात्मक सोच मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। चलिए क्रिटिकल थिंकिंग उस प्रश्न से बढ़ावा मिलेगा जिसमें बच्चे को अपने मौलिक विचार सोचने का मौका मिले और जिसमें कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें बच्चा केवल बहुविकल्पीय टाइप का ना हो, कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतवर्ष की राजधानी क्या है, तो इसका सभी लोग एक ही यूनिक आंसर दे सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, ये रटे रटाया प्रश्न है। तो ये समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत में गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसमें प्रत्येक बच्चा अपने स्तर पर मौलिक विचारों के विश्लेषण के माध्यम से उत्तर देगा और प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग हो सकता है उसकी समझ के अनुसार। तो ये समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, यानी कि जिसमें बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त करने का ज्यादा मौका मिले, ज्यादा सोचने का मौका मिले, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का मौका मिले, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सौर प्रणाली का आरेख बनाना, यानी सोलर सिस्टम का इमेज बनाने की बात की जा रही है। तो फिक्स है कि सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र में है और जो बाकी के ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये तो फिक्स है ना, इसमें बच्चे को कुछ भी अपनी तरफ से सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो बचपन से पढ़ता आ रहा है। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि 328 को 984 से गुणा करना, तो इसमें भी प्रत्येक बच्चे का उत्तर कॉमन आएगा, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग इसमें नहीं है। तीसरा देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये भी फिक्स ईयर है। तो ये भी रटा रटाया प्रश्न है, इसमें बच्चे को कुछ भी अपने स्तर पर मौलिक विचार नहीं सोचना है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए शहरीकरण और वैश्वीकरण
के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। अब यहाँ पर प्रत्येक बच्चा अपने समझ के हिसाब से विश्लेषण कर रहा होगा और प्रत्येक बच्चा अपने स्तर पर इस प्रकार की चीज़ों को सोच रहा होगा। तो इसमें जो मौलिक विचार है बच्चों के वो अभिव्यक्त होगा और मौलिक विचारों के माध्यम से ही बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक है और यही हमारा उत्तर होगा, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। अभी हमने देखा कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक की समस्या अलग हो सकती है, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। जैसे कि कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, और कोई बहुत प्रतिभाशील है, कोई बिल्कुल सामान्य, कोई बिल्कुल कमजोर है। तो सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो सभी को एक साथ लेकर के चलने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की अपेक्षा करना। पूर्व अनुभव यानी कि जो बच्चे ने परिवेश में देखा है और परिवेश से देख करके जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है उसे ही पूर्व अनुभव कहा जा रहा है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के पूर्व अनुभव यानी कि जो कुछ भी उन्होंने परिवेश में देखा है उससे जोड़ करके शिक्षा देने की बात की जाती है। और यहां पर विकल्प क्या कह रहा है कि उसकी उपेक्षा करने की यानी कि उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसका आप वाइवा ले सकते हैं, वो प्रश्नों को सुन करके आपको उत्तर देगा। लेकिन कोई श्रवण बाधित है तो वो वाइवा के प्रश्नों को सुन करके उत्तर नहीं दे सकता। तो ये सबके लिए एक समान परीक्षा नहीं हो सकता, एक समान आकलन नहीं हो सकता। दूसरा एक और उदाहरण सुनिए। पेपर पेंसिल के माध्यम से जो नॉर्मल बच्चा है वो टेस्ट दे सकता है, परीक्षा दे सकता है, लेकिन जो दृष्टिबाधित है वो पेन पेपर के माध्यम से परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो सबके लिए एक समान आकलन करना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। मानकीकृत मतलब कि स्टैंडर्ड बात कर रहा है कि सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड के पाठ्यचर्या लागू की जाए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे, देखिए नॉर्मल बच्चे को आप किसी भी प्रकार से पढ़ाएंगे तो वो बच्चा समझने के लिए सक्षम है, लेकिन जो दृष्टिबाधित बालक है उसको नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी ही होगी। जो श्रवण बाधित है वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं, तो या तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए या फिर विजुअल क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे देख करके वो समझ पाएगा। यानी कि सभी के लिए लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से हम पाठ्यक्रम को डिसाइड करें। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि सबके लिए स्टैंडर्ड यानी कि मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात कर रहा था, इस वजह से ये विकल्प हमारा नेगेटिव है, कभी भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव मतलब कि जो उसने परिवेश में देखा है को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? एनसीएफ 2005 ही ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके आपको शिक्षा देनी है। और बच्चों का परिवेश क्या हो गया? उनका पूर्व अनुभव, और उसको शामिल करने की बात कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंस में, और इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा की विशेषता के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है जो कि पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी पूरी तरीके से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अधिगम में जो भी समस्या आती है उसको जो छात्र है अपने स्तर पर खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर शिक्षकों की आवश्यकता ही क्या थी? और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर आपको एकमात्र, केवल, यही, इस प्रकार के शब्द जहां भी आपको दिखते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरे विकल्प की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कक्षा में किया जा रहा है तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, एक छात्र के लिए थोड़ी किया जा रहा है, वो तो सभी छात्र उसका एक्सेस कर पाएंगे, उस टेक्नोलॉजी का लाभ ले पाएंगे। तो ये भेदभाव नहीं होता है, इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखिए एक तो निष्क्रिय दिया गया है जो कि निगेटिव है, और दूसरा प्राप्तकर्ता कहा गया है, ये भी निगेटिव है। प्राप्तकर्ता कैसे निगेटिव हुआ? प्राप्तकर्ता का मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन टीचर आकर के कक्षा में दे दिया और आप उसको हूबहू एक्सेप्ट कर लिए, प्राप्त कर लिए। तो आज अगर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें या फिर एनसीएफ 2005 की बात करें, दोनों
रचनावाद को समर्थन देता है और रचनावाद ये कहता है कि जो छात्र हैं वो ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि ज्ञान के रचनाकार हैं, ज्ञान की रचना करते हैं ना कि प्राप्त करते हैं। तो एक तो प्राप्तकर्ता निगेटिव सेंस में था और दूसरा निष्क्रिय भी निगेटिव सेंस में। क्यों? क्योंकि सक्रिय रूप से बच्चे भागीदारी करते हैं अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए, और ये विकल्प निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित करते हैं। समतापूर्ण मतलब कि सभी बच्चे एक समान अवसर मिलने पर समान तौर पे बढ़ रहे हैं, इस सेंस में ये प्रश्न है। समतापूर्ण मतलब कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है और बच्चे विकास कर रहे हैं। क्योंकि समावेशी कक्षा की बात की गई थी ना, समावेशी कक्षा में बिना किसी भेदभाव के, चाहे आप शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहे हो, चाहे आप अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहे हो, चाहे आप बहुत प्रतिभाशाली क्यों ना हो, चाहे आप बहुत कमजोर क्यों ना हो, चाहे आप नॉर्मल क्यों ना हो, सभी बच्चे को बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से एक ही कक्षा में एक साथ आगे बढ़ाने की बात करता है समावेशी कक्षा। यही इसका सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि आरटीई एक्ट 2009 के खंड यानी कि आर्टिकल 12 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्या सिफारिश की गई है? ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा गया है कि उनके लिए अलग विद्यालय। तो ये तो समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से उल्लंघन हो गया ना, कि समावेशी कक्षा ये कहता है कि चाहे किसी भी प्रकार के बालक हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के बालक हैं, सबको एक ही साथ एक कक्षा में पढ़ाने की बात करता है और ये अलग विद्यालय की बात कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। आपको विकल्प पर चर्चा ही नहीं करना है। अगर आपने केवल देख लिया तो केवल, एकमात्र, यही, एक, यही, ही, जहां भी निगेटिव ये शब्द आते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, फिर से केवल आ गया तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, निजी विद्यालयों में आरक्षण। प्रत्येक जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें कुछ सीटें सरकार के द्वारा रिजर्व रखी जाती हैं आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जिले के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, मान लीजिए कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें सीट नहीं बची है, या फिर सरकारी विद्यालय किसी पर्टिकुलर आर्थिक रूप से कमजोर बालक के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके पास के नज़दीकी निजी विद्यालय में उसके लिए सीट आरक्षित रहती है, जिसका जो एक तरीके से पूरा फीस का खर्चा है वो सरकार उठाती है और सरकार उस निजी विद्यालय को उस बच्चे के फीस के तौर पर देती है। तो प्रत्येक निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल में कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। ये आरटी एक्ट 2009 के खंड 12 में मेंशन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना को करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो डिस्कैलकुलिया सीधे तौर पर गणना से जुड़ा हुआ है, यानी गणना करने में अक्षमता। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? विविध शिक्षण आवश्यकताओं की बात की गई है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक ही कक्षा में श्रवण बाधित है और दृष्टि बाधित है, तो दोनों की शिक्षण आवश्यकताएं अलग अलग हैं। एक को ब्रेल लिपि की आवश्यकता है और दूसरे को साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है या फिर विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है। तो इनको एक साथ शामिल करने के लिए किसकी आवश्यकता हो सकती है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला दिया गया बैठने की निश्चित व्यवस्था। तो बैठने की निश्चित व्यवस्था ये फिक्स्ड सीट अरेंजमेंट की बात करता है, जो कि विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसी कक्षा में कोई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पिछड़ा हुआ बालक हो सकता है। अगर उसके लिए सीट फिक्स कर दिया जाए कि तुम सबसे पीछे एकदम कोने में जाकर के बैठोगे, या फिर कोई अगर एक तरीके से बहुत कमजोर बालक है उसके लिए बिल्कुल ही सीट फिक्स कर दिया जाए कि तुम अलग बैठोगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे हीन भावना का शिकार होंगे। ठीक है, तो ये बैठने की व्यवस्था निश्चित नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि विद्यालय को बच्चे के परिवेश से जोड़ करके पढ़ाया जाए, यानी विद्यालय को बच्चे के समुदाय से जोड़ा जाए। तो ये पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बात नहीं करता है एनसीएफ 2005। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी कि बस पुस्तक किताबी कीड़ा बनाने की बात कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि मानकीकृत आकलन, मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड इवेल्युएशन की बात की जा रही है, जो कि विकल्प निगेटिव है। क्योंकि पहले के प्रश्नों में मैंने आपको बताया था कि कोई श्रवण बाधित है तो उसका नॉर्मल बच्चे के साथ वाइवा नहीं लिया जा सकता। कोई
दृष्टिबाधित है तो उसका नॉर्मल बच्चे के साथ पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं लिया जा सकता, तो मानकीकृत आंकलन नहीं पॉसिबल है, इस वजह से ये भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 लचीला पाठ्यक्रम। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक कक्षा में समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक हैं जिनकी विविध आवश्यकताएं हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो उनके हिसाब से सब कुछ डिसाइड किया जाए पाठ्यक्रम की किस प्रकार से बच्चे को समझाया जा सकता है, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, जब फ्लेक्सिबल सिलेबस होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली रणनीति है? ध्यान से समझिएगा, बात हो रही है प्रतिभाशाली बच्चों की। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो नॉर्मल बच्चे से थोड़ा समझदार हैं, यानी समझ उनकी ज़्यादा है नॉर्मल बच्चे से, तो जाहिर सी बात है जब वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाने चाहिए। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। बात करेंगे पहले विकल्प की, तो देखिए उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो बच्चा प्रतिभाशाली है तो सरल प्रश्न और आसान प्रश्न पूछ करके आप उसका समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब वो तेजी से सीखने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड है तो उसके लिए उसी लेवल का उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चुनौती देकर के और उच्च क्रम के कार्य सौंप करके। तो पहला विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे। बच्चा तो वैसे ही प्रतिभाशाली है, वो तो पहले से ही सब कुछ समझ रहा है, अब अतिरिक्त समय की आवश्यकता ही नहीं थी, इस वजह से ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि उससे सफलता की कम उम्मीद रखे। तो बच्चा जब प्रतिभाशाली है तो जाहिर सी बात है उससे उम्मीद लगा सकता है टीचर, और ये विकल्प कह रहा है कि उससे उम्मीद ही ना रखें, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? बचना चाहिए यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि संकल्पना मानचित्र। संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की गई है। देखिए एक परिस्थिति में अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट बताया गया और किसी दूसरी परिस्थिति में उसका उस कॉन्सेप्ट से कुछ जुड़ाव है, तो पहली परिस्थिति में सीखी गई कॉन्सेप्ट का यूज दूसरी परिस्थिति में सीखने के लिए किया जा सकता है, इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं। तो ये चूंकि पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे का अधिगम अगले कॉन्सेप्ट को सीखने में मदद करेगा, इस वजह से ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए खोजी अधिगम, यानी कि ऐसा अधिगम करता जो कि हमेशा खोजबीन करता हो, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्वेषण खोज करने को ही बढ़ावा देने की बात करता है। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सहज अनुमान लगाना, यानी कि एक तरीके से प्रिडिक्ट करने की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प यहाँ पर निगेटिव है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 निष्क्रिय नकल। निष्क्रिय नकल का मतलब क्या हो गया कि बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है कक्षा में, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड से कॉपी में अपने उतार रहा है, सिर्फ नकल कर रहा है, तो ये अधिगम नहीं है। जब तक बच्चा सक्रिय होकर के भागीदारी नहीं करेगा, खुद पार्टिसिपेट करके चीज़ों को नहीं खोजेगा, तब तक वो अधिगम नहीं कहलाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार और एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्योंकि इनका ये मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माणकर्ता होते हैं सक्रिय भागीदारी के तौर पर, ना कि निष्क्रिय होकर के। ये विकल्प निगेटिव है और चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करते समय सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? यानी कि अधिगम को अर्थपूर्ण करना है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है रट कर याद करना। रटना, याद करना, ये सभी वर्ड जो है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार निगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं जिसमें बच्चा बिना रटे सक्रिय रूप से भागीदारी खोज करके अपने ज्ञान की रचना करता है, ना कि रट करके। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन। उद्दीपन मतलब कि स्टिमुलस और प्रतिक्रिया मतलब कि रिस्पॉन्स, यानी कि कोई एक स्टिमुलस होगा जो कि बच्चों को उत्प्रेरित करेगा और उसके अगेंस्ट में बच्चे रिएक्ट कर रहे होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए हमेशा ही स्टिमुलस बच्चों के सामने लाया जाए। मतलब आप सीधे तौर पर जो प्रयोग देखे होंगे, पावलाव का सिद्धांत, जिसमें कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और घंटी से उसकी एक तरीके से अनुबंधन किया गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को सिखाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ घंटी बजाया जाए, कुछ भोजन दिया जाए, कुछ इनाम दिया जाए, तो ये जरूरी नहीं था। इस वजह से ये पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा।
पहला देखिए गैर संदर्भीकरण। गैर संदर्भीकरण का मतलब कि जिस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है उससे हट करके उदाहरण देने की बात किया जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो टॉपिक बताया जाएगा उसी से संदर्भित तो उदाहरण दिया जाएगा, या फिर जो बच्चे ने परिवेश में देखा है उसी से तो संदर्भ लिया जाएगा, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 विस्तारण। विस्तारण का मतलब यहाँ पर इलेबोरेशन से है, यानी कि कोई भी टॉपिक बच्चे को बताया जा रहा है तो उसको विस्तार से समझाया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। ये विकल्प पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पाठ योजना बनाई जाती है उसमें पहले प्रस्तावना प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि बच्चे कितना जानते हैं, उसके बारे में टीचर जान जाए, ताकि उसको आधार बनाते हुए उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नए ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाया जाए। तो ये विकल्प तो पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए सामान्य भ्रांतियां। अब मान लीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया जा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के पहले से कोई मिस कॉन्सेप्ट तो बच्चे ने नहीं बना लिया है, ये भी जानना टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा उत्तर होगा। तीसरा, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, यानी कि पूर्व अपेक्षाएं बोला जा रहा है, यानी कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट क्या है इस टॉपिक को सीखने के लिए, ये जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसका एक ना एक उद्देश्य होता है, तो आखिर जो टॉपिक बच्चे को सिखाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, यानी कि जो हम लोग प्रस्तावना में लिखते हैं कि एक तरीके से ब्रॉड उद्देश्य और संकुचित उद्देश्य जो लिखते हैं कि तत्कालिक क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और दूरगामी क्या प्रभाव हो सकता है इस टॉपिक से, इसके बारे में ये सेंस में है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, ये भी हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, यानी कि बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं। आज हम लोग प्राइमरी स्तर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल के बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखते हैं, कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए उनका जो पसंदीदा अधिगम शैली है उसी के माध्यम से पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चे के अधिगम को अर्थपूर्ण किया जा सकता है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में, यानी चारों विकल्प इसके सही होंगे। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 1, 2, 3 और 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो संरचनावाद की बात की जा रही है, जिसके जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की सबसे बड़े समर्थक थे। लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से, यानी एक दूसरे से जवाब सवाल पूछ करके ही लोग अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए पूछताछ आधारित शिक्षा की बात की गई है, तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की बात कर रहे थे, पहला दिया गया है प्रतिपादक शिक्षण, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया शिक्षण की व्याख्यान विधि, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर भी आपको व्याख्या दिख जाए वो विकल्प निगेटिव होता है प्राइमरी के लिए, क्योंकि बच्चों को अगर आप लेक्चर दे करके चले जाएंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के खुद करके और एक तरीके से खोज करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ठीक है। तो व्याख्या निगेटिव है प्राइमरी के लिए, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और रटना भी एनसीएफ 2005 के अनुसार बिल्कुल ही निगेटिव शब्द है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। रटना, याद करना, ये सभी निगेटिव शब्द हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देखिए बात की जा रही है बच्चों के स्वयं के चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वयं का चिंतन प्रतिक्रिया, यानी कि जो प्रोसीजरल है, जो प्रोसीजरल थिंकिंग है बच्चों की, यानी कि प्रक्रियात्मक, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट दिया गया, प्रतिक्रियात्मक नहीं होगा बल्कि प्रक्रियात्मक होगा, यानी प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर की बात की जा रही है, यानी बच्चे जो प्रोसीजर अपना रहे हैं शिक्षण अधिगम के लिए, यानी अधिगम सीखने के लिए जो प्रोसीजर अपना रहे हैं उसी की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए स्वयं की चिंतन की प्रतिक्रिया की बात की गई थी, तो प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहीकरण करके याद रखने की रणनीति को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर समूहों में बांटने की बात किया जा रहा है, समूहित करके, समूहों में बांट करके और सार्थक भागों में बांटने की बात की जा रही है, तो इसे हम लोग खंडीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किस तरह के किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो ये सभी समस्या समाधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को
किसी संप्रत्यय से संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों यानी कि मिसकॉन्सेप्ट और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा यानी इग्नोर करने की बात कर रहा है। वैकल्पिक अवधारणा यानी कि मान लीजिए कोई एक विधि से टीचर ने बच्चे को कक्षा में बताया तो बच्चा उसका अल्टरनेट किसी दूसरे विधि का प्रयोग कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना कि बच्चा मौलिक अपने विचारों के माध्यम से नए नए विधियों की खोज कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पर जो भ्रांति था, मिसकॉन्सेप्ट जो बच्चे के अंदर है, इसको अल्टरनेट जो विधि है और जो उसका मिसकॉन्सेप्ट है, दोनों को इग्नोर करने की बात कर रहा है ये विकल्प। इस वजह से ये इग्नोर की वजह से ये पूरा विकल्प निगेटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर बच्चा अपना कोई मौलिक विधि अपना रहा है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए तो उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, या फिर बच्चे ने कोई मिस कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में तो उसको भी इग्नोर कर दिया जा रहा है, उसको सही नहीं किया जा रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका कारण देखिए क्या कहा जा रहा है कि भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं, तो ये भी विकल्प गलत है। देखिए मान लीजिए अगर बच्चे को 2 + 3 जोड़ने के लिए बोला गया तो इसका उत्तर बच्चे ने 5 निकाल दिया। आपने 1 अंक वाले प्रश्नों के जोड़ को बच्चे को समझा दिया और बच्चे को 1 अंक वाला जोड़ समझ में आता है और वो कर लेता है। लेकिन मान लीजिए क्या हो जब बच्चे को 19 में 14 जोड़ने के लिए बोला जाए तो 9 4 13 ऐसे लिख दे और 1 1 2 ऐसे लिख दे, तो ये इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्ट है तो उसको तर्क नहीं आता है। जिस विधि से वो 1 अंक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहा था उसी विधि से उसने यहाँ इकाई वाले अंकों को जोड़ करके 9 4 13 लिख दिया है। अभी उसको नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है कि 13 में से सिर्फ इकाई वाला अंक 3 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ नहीं लिखेंगे और 1 अगले यहाँ पर आकर के जुड़ता है। तो यहाँ पर यह कहना कि बच्चे तर्कहीन है ये गलत है, क्योंकि जहाँ तक बच्चे ने पढ़ लिया उसके हिसाब से वो तर्क के हिसाब से बिल्कुल सही प्रश्न को सॉल्व किया था। अगला कॉन्सेप्ट बच्चे ने पढ़ा नहीं था, इस वजह से उसने गलती की थी। ठीक है, तो ये विकल्प कहना कि बच्चे तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है भ्रांति, ये गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि दोनों विकल्प इसके गलत हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस प्रकार से देखते हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक जो विकास होता है और जो संवेगात्मक विकास होता है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि मान लीजिए आप खुशी के मुद्रा में हैं तो आपका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस उस समय अधिगम की प्रक्रिया पर होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप दुखी मन में हैं तो उस कंडीशन में आपका जो पूरा फोकस है वो उस दुख के कारण पर होगा, ना कि सीखने में होगा। तो निश्चित तौर पर जो भावनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं वो संज्ञानात्मक को पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं। पहला विकल्प दिया गया है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप खुश हैं तो अधिगम अर्थपूर्ण होगा और अगर दुखी हैं तो अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरट्विन्ड है एक दूसरे से, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। तीसरे विकल्प को भी देख लीजिए, कहा जा रहा है कि केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती है, तो विचार करना ही नहीं, केवल वर्ड दिख गया तो ये निगेटिव हो गया। चौथा देखिए केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है, तो ये भी निगेटिव होगा, केवल वर्ड आपको दिख गया, बाकी आपको सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य कैसा होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। अब बच्चे को चुनौती नहीं दी जा रही है, मतलब कि कुछ नया सीखने के लिए बच्चा कब नया सीखेगा? जब उसमें कुछ जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा कब होगी? जब उसके सामने कुछ चुनौती आएगी। तो ना तो चुनौती आएगी, ना जिज्ञासा होगा, ना रुचि लेगा, ना इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा, तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब चुनौती ही नहीं देंगे तो बच्चे में जिज्ञासा नहीं होगी, और जिज्ञासा नहीं होगी तो रुचि नहीं लेगा, और रुचि नहीं लेगा तो वह प्रेरित नहीं होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए अप्रासंगिक बोला जा रहा है, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट को बच्चे को सिखाना है, जिस टॉपिक को बच्चे को सिखाना है उससे अलग हट करके उसके अलग कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है। अप्रासंगिक मतलब कि उससे जुड़ा हुआ ना हो उसकी बात की जा रही है, तो ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए मूर्त और अत्यधिक जटिल। मूर्त तो पॉजिटिव था, लेकिन जटिल वर्ड यहां पर नेगेटिव हो गया, अत्यधिक जटिल, तो ये विकल्प गलत हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, विद्यार्थी सीखने के लिए तभी प्रेरित होंगे जब वो परिवेश में उस चीज को देखे होंगे, क्योंकि एनसीएफ भी यही मानता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़कर ही बच्चे को आगे का ज्ञान देना है। यानी बच्चे का जो पूर्व अनुभव जो कि परिवेश में उसने देखा है उसके पूर्व अनुभव को आधार बनाते हुए ही आगे की शिक्षा बच्चों को देनी है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा।
दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।